स्टूडेंट्स, आज फिर से मोल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन आपको याद रखनी होगी। द मास विच कंबाइन आर रिप्लेस 1.008 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन आर 35.5 पार्ट्स by mass chlorine are 8 part by mass oxygen are 108 part by mass of silver is called equivalent weight of element। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? जो 1.008 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, या 35.5 पार्ट बाय मास क्लोरीन से कंबाइन होता है, या 8 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, या 108 पार्ट बाय मास सिल्वर से कंबाइन होता है। तो ये डिफिनीशन आपको याद रखनी है। अब हम इक्विवेलेंट वेट को एग्जांपल से समझेंगे। जैसे H2S है, तो इसके एक मोल में कितने होंगे? 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 32 ग्राम सल्फ़र होगा। तो इसको हम डिफिनीशन से देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कंबाइन हो रहा है? 32 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 32 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना कंबाइन करेगा? 16 ग्राम। तो डिफिनीशन में क्या है? 1.008 ग्राम बाय मास हाइड्रोजन से जो कंबाइन होता है वही इक्विवेलेंट मास होता है। तो H2S में सल्फ़र का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 16। इसी तरह से SO2 का देखेंगे तो 1 मोल SO2 में सल्फ़र के कितना वेट है? 32 ग्राम है, और ऑक्सीजन का कितना है? 32 ग्राम। तो और 8 पार्ट से जितना कंबाइन होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो 32/32 इंटू 8 हो जाएगा, तो 8 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ़र क्या हो जाएगा? 8 ग्राम। इसी तरह से SO3 में देखेंगे तो 1 मोल में कितने हैं? सल्फ़र के 32 ग्राम और ऑक्सीजन के 48 ग्राम, और 8 ग्राम ऑक्सीजन जितने सल्फ़र से कंबाइन करेगा वही इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ़र हो जाएगा। तो इसको 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 32 ग्राम सल्फ़र से, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होगा 32/48, और निकालना क्या है हमें? 8 ग्राम ऑक्सीजन से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 32/6। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड देखेंगे तो 16 ग्राम कैल्शियम कंबाइन हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है 40 ग्राम कैल्शियम से। तो 8 ग्राम कितने से कंबाइन हो जाएगा? 14/16 इंटू 8, तो आंसर आ जाएगा 20 ग्राम। तो इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा? 20 ग्राम। अब देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस और साल्ट इज इक्वल टू। इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस और साल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिसिटी ऑफ बेस और टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव और निगेटिव पर मॉलिक्यूल। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है एसिड बेस और साल्ट की इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है CuSO4 इंटू 5H2O। तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4 प्लस 5H2O का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 90/2, क्योंकि कॉपर पे चार्ज कितना है? +2 का। इस तरह से सेकंड देखेंगे, सेकंड एग्जांपल, ये भी साल्ट है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे जब ये ब्रेक होगा तो 2 पोटेशियम प्लस SO4 -2 प्लस 2 एल्यूमिनियम +3 बनाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट देखेंगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8।
क्योंकि या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लेंगे या तो टोटल निगेटिव चार्ज। तो इसमें देखेंगे तो पोटेशियम पर 2K प्लस है तो +2 हो गया, और इधर 2 एल्यूमिनियम +3 है तो ये 6 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से सल्फेट देखेंगे। सल्फेट में चार्ज क्या होता है? -2, और सल्फेट कितने हैं? 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा? 8। तो इक्विवेलेंट के वेट क्या होता है? साल्ट के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या है? 8 है। तो हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8। अब सेकेंड फार्मूला देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज इक्वल टू होता है फार्मूला वेट ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑफ आयन। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे Al+3 है तो इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो क्या हो जाएगा? फार्मूला वेट ऑफ आयन कितना है? Al+3 का 27 अपॉन चार्ज ऑफ आयन क्या है? 3 है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al+3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी तरह से हम सल्फेट का देखेंगे। सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन अपॉन चार्ज ऑफ आयन। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फेट क्या है? 96 है अपॉन 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। इसी तरह से कार्बोनेट का देखेंगे, कार्बोनेट आयन का। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या है? 60 है, और चार्ज क्या है इस पर? 2 है। तो हो जाएगा कितना? 30। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट क्या होगा? 30 हो जाएगा। अब हम थर्ड देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो अगर कोई साल्ट दिया है तो उसको मैं इस तरह से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि साल्ट में कैटायन और एनायन से बना होता है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो हम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे और सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा 27/3 प्लस 96/2 इज इक्वल टू 9 + 48 इज इक्वल टू 57 हो जाएगा। तो या तो इक्विवेलेंट वेट इफ़ हम चार्ज से निकालेंगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6, क्योंकि टोटल चार्ज ऑफ कैटायन 6 है या टोटल चार्ज ऑफ एनायन हम लेते हैं तो 6 है। तो इसलिए हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 6। फोर्थ फार्मूला हम देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक साल्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिडिक साल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल। तो एसिडिक साल्ट क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम होता है। जैसे ये एसिडिक साल्ट है NaH2 PO4, तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, क्योंकि जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इज। अब क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 एसिड इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दिया हुआ है H3PO4 + 2 NaOH गिव्स NaH2PO4 + 2 H2O। H3PO4 क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। तो एसिड की बेस से रिएक्शन होती है, क्या बनता है? साल्ट बनता है। तो हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4। लेकिन इस रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं? H3PO4 से क्या हो गया है? NaH2PO4, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इन 1 मॉलिक्यूल। तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 अपॉन 1। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस।
लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू प्रोड्यूस इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है कि इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोड्यूस इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इन फार्मूलों को आपको याद रखना होगा। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W बाई ई इज इक्वल टू N इंटू वी इंटू व्हील इन लीटर इज इक्वल टू M इंटू NF इंटू वी इन लीटर इज इक्वल टू मोल इंटू N फैक्टर। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को हम फार्मूला से समझेंगे। फॉर केमिकल रिएक्शन A प्लस B गिव्स C प्लस D। इसमें स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इक्विवेलेंट स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। तो इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C। तो इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन में सेम होते हैं, यही इक्विवेलेंट लॉ है। सिंपली हमको ये चीज़ याद रखनी होगी कि रिएक्शन में रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट सेम होते हैं, जिससे हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एक कंपाउंड दिया हुआ है MXNY गिव्स XM प्लस Y N माइनस X। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे मोल इंटू N फैक्टर से। तो रिएक्टेंट का मोल क्या है 1 है और इक्विवेलेंट और N फैक्टर क्या है XY है। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 इंटू XY। और इसी तरह से प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट का मोल कितना है X है और N फैक्टर इसका क्या है Y है। इसी तरह से सेकंड का देखेंगे तो मोल क्या है Y है और N फैक्टर क्या है X है। तो देखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ MXNY इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ M प्लस Y इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ N माइनस X। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट सेम हैं। फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए देखेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड की बेस से रिएक्शन होती है और बनता क्या है, साल्ट है। तो इसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या होगा WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB। तो R या तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 से निकाल सकते हैं। तो इसमें WA अपॉन EA इज इक्वल टू WB अपॉन EB में WA क्या है, वेट है एसिड का और EA क्या है, इक्विवेलेंट वेट है एसिड का इज इक्वल टू WB अपॉन EB। WB क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस है। EB क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस है। N1V1 N1 क्या है, नॉर्मलिटी है और V1 क्या है, वॉल्यूम है और N2 क्या है, नॉर्मलिटी है और V2 क्या है, वॉल्यूम है। फिर देखेंगे फॉर रेडॉक्स रिएक्टेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो फर्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड ओनली फॉर एक्टिव मेटल। तो हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड किसके लिए होता है, ओनली फॉर एक्टिव मेटल, क्योंकि एक्टिव मेटल क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कोई मेटल है डाइल्यूट H2SO4 से
रिएक्शन करके क्या देगा, MsO4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्वावेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्वावेलेंट ऑफ हाइड्रोजन से हम इस तरह के रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, ऑक्साइड फार्मेशन मेथड। यदि कोई ऑक्साइड फार्मेशन रिएक्शन है M+O2 गिव्स MO, तो इफ मास ऑफ इज इक्वल टू W1 ग्राम और मेटल ऑक्साइड इज W2 ग्राम, तो ऑक्सीजन का वेट क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 ग्राम। तो इसमें देखेंगे तो मेटल का, ऑक्सीजन का और मेटल ऑक्साइड का सारे का इक्वावेलेंट सेम होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्वावेलेंस हमें पहले से पता है। लॉ ऑफ इक्वावेलेंस क्या था कि किसी भी रिएक्शन में इक्वावेलेंस ऑफ रिएक्टेंट वैलेंस ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इक्वावेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, Wm अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू WO2 अपॉन EO2। वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ये फार्मूला हम ऑक्साइड फार्मेशन रिएक्शन में यूज करेंगे। अब हम देखेंगे क्लोराइड फार्मेशन मेथड। तो दिया हुआ है रिएक्शन M+Cl2 गिव्स MCl। सपोज मेटल का वेट W1 ग्राम है और मेटल क्लोराइड MCl का वेट W2 ग्राम है, तो Cl2 का वेट हो जाएगा W2 माइनस W1 ग्राम। तो जैसा कि हमें पता है इक्वावेलेंस, लॉ ऑफ इक्वावेलेंस पता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के इक्वावेलेंस आपस में सेम होंगे। तो हो जाएगा वेट ऑफ M अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ M इज इक्वल टू वेट ऑफ Cl2 अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू वेट ऑफ MCl अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ MCl। अब देखेंगे डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो नीचे दिया है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपको इनऑर्गेनिक में देखने को सीखने को मिलेगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो दिया हुआ है MnO3 प्लस HCl गिव्स MCl प्लस HNO3। तो इसमें भी लॉ ऑफ इक्वावेलेंस लगाएंगे तो हो जाएगा WMnO3 अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ MnO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ MnO3 अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्वावेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस इज इक्वल टू वेट ऑफ MCl अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्वावेलेंट वेट ऑफ Cl। तो ये मेथड हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में को सॉल्व करने में यूज करेंगे। अब देखेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो रिएक्शन जैसा कि दिया हुआ है जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। जिंक इसमें क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। तो इसका इसमें लॉ ऑफ इक्वावेलेंस लगाएंगे। वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड हैविंग द 20% ऑक्सीजन बाय मास कैलकुलेट द इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है। तो 20% ऑक्सीजन है, इसका मतलब 20 ग्राम ऑक्सीजन है और 80 ग्राम क्या है, मेटल है। तो इसका इक्वावेलेंट वेट निकालेंगे। तो इसमें लॉ ऑफ इक्वावेलेंस लगा देंगे। तो वेट ऑफ मेटल क्या है, 80 अपॉन इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू
वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है 20 है, इक्वावेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वावेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या आ जाएगा 32। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 1.6 ग्राम मेटल डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड HNO3 एसिड टू फॉर्म मेटल नाइट्रेट इफ 2 ग्राम मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट देन फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। लॉ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, वेट क्या है 1.6 है, अपॉन इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है। तो इसको रख देंगे EM इज इक्वल टू 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है 8 है, प्लस इक्विवेलेंस वेट ऑफ ऑक्सीजन EM। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 6.4 प्लस 0.8 EM इज इक्वल टू EM। 6.4 इज इक्वल टू 0.2 EM। 6.4 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या आ जाएगा 32। तो हो जाएगा 32 आंसर। क्वेश्चन देखेंगे। 1 ग्राम मेटल नाइट्रेट डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड H2SO4 एसिड टू फॉर्म्ड 0.186 ग्राम मेटल सल्फेट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। तो वेट क्या दिया हुआ है मेटल नाइट्रेट का 1 अपॉन क्या करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट कर देंगे। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकालना है प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट क्या होता है 62 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.186 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 48। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा EM प्लस 48 इज इक्वल टू 0.86 EM प्लस 62। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 38। इसमें एक करेक्शन है, ये 0.186 नहीं है, ये है 0.86। मेटल सल्फेट का वेट क्या है 0.86 और इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 38। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या आ जाएगा 38 आंसर होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.2 ग्राम मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू लाइब्रेट 1.12 लीटर हाइड्रोजन गैस एट STP कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हमें निकालना है और मेटल का वेट दिया हुआ है 1.2 ग्राम और हाइड्रोजन लाइब्रेट हो रही है वो दिया है 1.12 लीटर। तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होगा 1.2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो हमें निकालना है। तो इसको EM यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1.12 अपॉन 11.2। तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। इक्विवेलेंट इन केस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 11.2। तो 11.2 जब रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 EM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 0.45 ग्राम एसिड मॉलिक्यूलर वेट 90 है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH कैलकुलेट बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड हमें निकालना है, मतलब इसका n फैक्टर, इस पे चार्ज कितना है। तो दिया हुआ है एसिड का वेट कितना है 0.45 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट क्या है 90 है और न्यूट्रलाइज क्या कर रहा है बेस को 0.1 नॉर्मल है, वॉल्यूम क्या है 100 ml। तो यहाँ पे रख देंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ
एसिड इज इक्वल टू इक्वावेलेंट ऑफ बेस। तो इक्वावेलेंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, 0.45 वेट है अपान 90 अपान बेसिसिटी एन फैक्टर जो कि हमें निकालना है। तो हम इसको रख देंगे एन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वावेलेंट ऑफ बेस NaOH। तो इसको कैसे निकालेंगे, N इंटू वी, वी को किस में लेते हैं, लीटर में। तो N क्या है 0.1 है और वॉल्यूम क्या है 100 ml है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा NF इंटू 0.45 अपान 90 इज इक्वल टू 0.01। NF इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड फॉर द कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड 12 ग्राम NaH2PO4 इज कन्वर्टेड इनटू NaPO4। तो इसमें बेस है, बेस कितना है 1 नॉर्मल NaOH है और न्यूट्रलाइज किसको कर रहा है 12 ग्राम NaH2PO4 को NaPO4। तो NaH2PO4 में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, NaPO4 में कितने हैं, 0 हैं। इसका मतलब कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, 2। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वावेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्वावेलेंट ऑफ NaH2PO4। तो इक्वावेलेंट ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, N इंटू वी से, N दिया हुआ है 1 इंटू वी, वी वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा NaH2PO4 दिया है 12 अपान 120 अपान 2 हो जाएगा, एन फैक्टर क्योंकि 2 है, 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.2 लीटर, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 10 ml HCl सोल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ HCl। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वावेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्वावेलेंट ऑफ HCl। तो इक्वावेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, 1 अपान मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है 100 होता है और एन फैक्टर क्या होता है 2, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना होता है कैल्शियम में +2, या निगेटिव चार्ज देखेंगे तो इस पर कार्बोनेट क्या होता है -2। तो क्या हो जाएगा 1 अपान 100 अपान 2 इज इक्वल टू N इंटू कितना दिया हुआ है 10 ml दिया है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा।